इस पूरे मामले की जिम्मेदारी जैसे कहीं न कहीं जोरो के हिस्से में भी आ गई थी। इधर ग्यूकिमारू की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वहीं हियोरी अचानक कावामात्सु को जोर से गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। असल में उस वक्त हियोरी सब देख नहीं पा रहा था कि कावामात्सु भूख से तड़प रहा है। उसे डर था कि कहीं वो सच में भूख से मर न जाए। इसी वजह से वो उस टूटी फूटी झोपड़ी से भाग गया। कावामात्सु ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन आखिरकार वो नहीं मिला। उसी समय ग्यूकिमारू भी वहाँ पहुँचने ही वाला था कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। दरअसल काइदो के आदमियों ने हमला कर दिया था। ये लोग बदला लेने आए थे, क्योंकि ग्यूकिमारू उनसे पहले ही काफी हथियार लूट चुका था। हालात देखते ही जोरो और कावामात्सु दोनों बाहर निकल पड़े। एक एक वार में इन लोगों को सीधा खत्म कर दिया गया। जब ग्यूकिमारू ने कावामात्सु को देखा तो वो अपने पूरे जख्मों की परवाह किए बिना वापस भाग पड़ा। उसके रवैये से साफ था कि दोनों के बीच रिश्ता काफी गहरा है। जोरो खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, जबकि कावामात्सु हियोरी बातें करने लगता है। वो बताता है कि हियोरी के चले जाने के बाद कुछ निजी कारणों से वो इस इलाके में आया था। उस वक्त रिंगो और हकुमाई दोनों पर शिमोत्सुकी उशिमारू का शासन था। वो एक बेहद ताकतवर दाइम्यो था जो हमेशा अपने साथ एक लोमड़ी रखता था। बाद में रिंगो भी काइदो के हाथों तबाह हो गया और पूरी तरह खंडहर बन गया। रिंगो की एक खास परंपरा थी जिसे बैंडेज ग्रेव कहा जाता था। यहाँ का तापमान बेहद कम होने की वजह से ताबूतों में रखे शव सैकड़ों साल तक खराब नहीं होते थे। यहाँ के लोग जन्म लेते ही एक तलवार पाते थे और उसी तलवार के साथ बड़े होते बूढ़े होते। मरने के बाद वही तलवार उनकी कब्र का निशान बनती थी। इसका मतलब था इंसान और तलवार हमेशा साथ। लेकिन इसी वजह से यहाँ कीमती तलवारें बहुत ज्यादा थी और इसलिए कब्रों को लूटने वाले भी लगातार आते रहते थे। करीब 13 साल पहले कावामात्सु यहाँ पहुँचा। तभी उसने गोलियों की आवाज सुनी। कुछ लोग एक लोमड़ी पर हमला कर रहे थे। उस लोमड़ी का नाम था ओनिमारू, वही लोमड़ी जो कभी शिमोत्सुकी उशिमारू के साथ रहती थी। हालांकि तब तक वो दाइम्यो मर चुका था, लेकिन रिंगो तबाह हुए 5 साल बीत जाने के बाद भी ओनिमारू इस जगह की रखवाली रहा। कावामात्सु कुछ कह पाता उससे पहले ही ओनिमारू बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कावामात्सु ने उसे तला हुआ टोफू खिलाया। शुरुआत में शायद अजनबी होने की वजह से ओनिमारू ने खाने से मना कर दिया, लेकिन आखिरकार वो मान गया। अगले दिन ओनिमारू ने देखा कि कावामात्सु कब्रों से हथियार इकट्ठा कर रहा है। बिना सोचे समझे उसने उस पर हमला कर दिया। कावामात्सु ने कोई विरोध नहीं किया। वो दर्द सहता रहा क्योंकि वो सब कुछ जानता था। उसे पता था कि 20 साल बाद वो समुराई जरूर लौटेंगे, इसलिए उसे हथियार इकट्ठा करने थे ताकि साथियों की वापसी पर मिलकर काइदो को गिराया जा सके। लेकिन ओनिमारू ये सब कहाँ समझ पाता। वो तो बस एक जानवर था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। वो बस एक ही बार कावामात्सु पर झपटा, लेकिन कावामात्सु ने अपने हाथ के दर्द की परवाह नहीं की। वो एक तरफ समझाता रहा और दूसरी तरफ उन हथियारों को खोद खोद कर निकालता रहा। उस वक्त कावामात्सु पूरी तरह टूट चुका था। वो किड की रक्षा नहीं कर पाया और यही बात उसे सबसे ज्यादा अंदर से खाई जा रही थी। उसके पास अब करने को बस यही एक काम बचा था। आखिरकार उसकी बातें ओनिमारू के दिल तक पहुँच गई। अगले ही दिन उसने देखा कि ओनिमारू खुद उसकी मदद कर रहा है और हथियार इकट्ठा कर रहा है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे सारे हथियार जमा हो गए, लेकिन अब उन्हें छुपाना भी जरूरी था। इसलिए उसने जमीन में गड्ढे खोदने शुरू किए। बेशक कुछ बदकिस्मत लोग भी थे जो इन हथियारों पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन कावामात्सु और ओनिमारू ने मिलकर उन सबको भगा दिया। इसी दौरान कावामात्सु ने अपने लिए एक नया नाम रखा, ग्यूकिमारू। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। आखिर उन्हें भी खाना चाहिए था। जब कावामात्सु एक बार फिर खाना चुराने गया तो वो पकड़ा गया और उसे उडोन जेल में बंद कर दिया गया। आज जाकर कहीं वो वहाँ से बाहर निकल पाया। कहानी खत्म होने के बाद दोनों को आखिरकार जोरो मिल जाता है, लेकिन ग्यूकिमारू उनसे बिछड़ चुका था। फिर भी कावामात्सु एक नजर में उस जगह को पहचान लेता है। उसी वक्त समुराइयों से संपर्क होता है और वहाँ की स्थिति की रिपोर्ट दी जाती है। हथियारों की अब कोई कमी नहीं थी, लेकिन कावामात्सु के मन में एक सवाल था, आखिर वो ग्यूकिमारू कौन था। उधर बर्फ से ढकी जमीन पर ग्यूकिमारू अब भी जख्मी हालत में पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। इस बीच हियोरी जोरो से बात कर रहा था। वो चाहता था कि जोरो अपनी किस्मत आजमाए। बदले में वो अपने पिता की तलवार एन्मा उसे सौंपने को तैयार था। आखिरकार वही तलवार जिसने कभी काइदो को जख्मी किया था। लेकिन कावामात्सु इससे खुश नहीं था। आखिर वो तलवार कोजुकी ओडेन की निशानी थी। हियोरी बताता है कि उसके पिता एक बेहद ताकतवर 2 तलवारों वाले समुराई थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी दोनों तलवारें
तलवारें मोमोनोसुके और हियोरी को सौंप दी थी। मोमोनोसुके को मिली थी अमे नो हबाकिरी और हियोरी को मिली थी एन्मा। ये दोनों असली नामी तलवारें थी, साथ ही शुसुई वानो के लिए बहुत ज्यादा अहम थी। इसी वजह से वो जोरो से विनती करता है कि वो इस अदला बदली के लिए मान जाए। जोरो थोड़ा सोचता है और आखिरकार मान जाता है। तभी वो ये भी बताता है कि कैसे उसने कभी र्यूमा की लाश से भी लड़ाई की थी और अब वो उसके मकबरे पर जाकर श्रद्धांजलि देना चाहता है। यहाँ का मामला यही खत्म होता है। अब जरा रासेत्सु टाउन की तरफ चलते हैं। वहाँ की जेल में अब तक कैदी आजाद नहीं हुए थे, लेकिन जेल के अंदर हॉकिंस को पहले ही हरा दिया गया था। कैसे, ये किसी को नहीं पता, लेकिन पूछताछ की स्थिति बदल चुकी थी। लॉ पूछता है कि किड, अप्पू और हॉकिंस का गठबंधन आखिर टूटा क्यों? इस पर हॉकिंस कहता है कि उनके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि अप्पू शुरू से ही काइदो का आदमी था। हॉकिंस ने हालात समझे और आखिरकार झुकने का फैसला कर लिया, लेकिन किड ने विरोध का रास्ता चुना। उसका अंजाम क्या हुआ ये सब जानते ही हैं। इसी दौरान हॉकिंस ने लॉ को उकसाते हुए कहा कि तुम्हारा और स्ट्रॉ हैट गिरोह का गठबंधन तो काफी बढ़िया चल रहा है, तो क्या अब सोच बदली है? ये सुनते ही लॉ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक ही वार में वार किया और वहाँ से बाहर निकल आया। बाहर पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। लगता था यही शख्स उसके भागने की सबसे बड़ी कड़ी था। वक्त तेजी से बीतता है। जब निर्णायक लड़ाई में सिर्फ 4 दिन बाकी रह जाते हैं तो समुराई सबको संदेश भेजते हैं। शिमोत्सुकी यासुई की कुर्बानी की वजह से योजना और जगह में बदलाव किया गया था। असल जवाब उस सांप के नीचे खींची गई 2 लकीरों में छुपा था। असल में वानों के बंदरगाह जानवरों के नाम पर तय किए गए थे। सांप का मतलब था मिशन वाला पोर्ट, लेकिन जब उसमें 2 लकीरें जोड़ दी जाए तो वो छिपकली बन जाता है और इसी वजह से जगह बदलकर हाबू पोर्ट कर दी गई। अब समुराइयों के चारों ओर लोग जमा हो चुके थे और युद्ध की बैठक शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ वानों के बाहर अप्पू वापस लौट आता है। दरअसल वानों में घुसने के 2 रास्ते थे, एक कार्प मछली के सहारे ऊपर चढ़ना, दूसरा सीधे झरने के बीच से घुसना। और ये दूसरा तरीका सिर्फ काइदो जैसे लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आती है। काइदो और बिग मॉम ने हाथ मिला लिया था और साथ ही ऐलान कर दिया गया कि बीस्ट पायरेट्स और बिग मॉम पायरेट्स अब आधिकारिक तौर पर गठबंधन में है। इधर समुराइयों को भी ये पता चलता है कि कोजुकी हियोरी जिंदा है, हालांकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि कोमुरासाकी ही वही है। थोड़ी देर बाद टेंगुयामा हितेत्सु वहाँ पहुँचता है। उसके हाथ में एक संदूक होता है, उसमें रखी थी कोजुकी ओडेन की दोनों तलवारें। बेशक एन्मा अब जोरो की हो चुकी थी। जोरो ने तलवार पकड़कर एक बार आजमाया। सिर्फ एक ही वार में पूरे द्वीप का एक हिस्सा कट गया, लेकिन तभी तलवार ने जोरो की ताकत खींचनी शुरू कर दी। खुशकिस्मती से वो उसे काबू में कर लेता है। अब इस तलवार के साथ लगता है जोरो की ताकत एक बार फिर बढ़ने वाली है। दूसरी ओर फ्रैंकी मजदूरों के साथ जहाजों की मरम्मत में जुटा था। निर्णायक दिन नजदीक आता जा रहा था और फिर लड़ाई से 2 दिन पहले चॉपर और ओतामा लौट आते हैं। निर्णायक युद्ध से ठीक 1 दिन पहले लूफी और बाकी सब पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त कुरोजुमी ओरोची को एक छोटी सी पर्ची मिलती है। उस पर सारी सच्चाई लिखी होती है। अब साफ था कि वो फिर से चाल चलने वाला है। पूरे शहर में चेरी ब्लॉसम खिल चुके थे। ये खूबसूरत नजारा आखिरकार आग के त्योहार के दिन से मिल जाता है। एक ऐसी जंग जो दुनिया की किस्मत हिला देने वाली थी अब शुरू होने ही वाली थी। कहानी मैरी जॉयस के पैंजिया कासल से शुरू होती है। यहाँ एक ऐसी बैठक चल रही थी जो पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाली थी और फिर 1 हफ्ते बाद गार्प को किसी बहाने वहाँ से वापस भेज दिया गया। सच कहे तो गार्प को इस विश्व सम्मेलन में ज्यादा दिलचस्पी थी भी नहीं। विश्व सम्मेलन को लेकर किसी को भी खास अच्छी फीलिंग नहीं थी। आखिर इतनी बड़ी मीटिंग में जहाँ इतने लोग हो वहाँ लगभग हर किसी के अपने हिडन मोटिव्स होते हैं। यहाँ इंटरेस्ट, रिलीजन और हिस्ट्री से जुड़े इश्यूज इतने ज्यादा होते हैं कि चीजें अपने आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लेकिन इस बार की मीटिंग में एक बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो घटना जो कभी अलाबास्ता किंगडम में हुई थी। अब जरा समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। विश्व सम्मेलन खत्म होने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज़पेपर के ऑफिस में हर कोई तेजी से आर्टिकल्स तैयार करने में लगा हुआ था। अचानक संपादक ने ब्लैक बोर्ड पर लगी एक फोटो पर हाथ मारकर फैसला लिया। वो इस मौत की खबर को फ्रंट पेज पर छापना चाहता था, लेकिन साथ ही एक और खबर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। आखिरकार उसने तय किया कि दोनों खबरें फ्रंट पेज पर ही जाएंगी। इसी बीच विश्व सरकार की तरफ से एक चेक आया। साफ था वो किसी खबर को दबवाना चाहती थी, लेकिन संपादक ऐसा मानने वाला नहीं था। डिलीवरी लाने वाले आदमी का मास्क उतार दिया गया और सामने आया कि वो सीपी का एजेंट था। अब संपादक उसे कैसे छोड़ देता, एक पंच में ही उसे ढेर कर दिया। इसके बाद पूरा न्यूज़पेपर बेस हवा में उठ गया। एक जर्नलिस्ट होने के नाते उसके अपने प्रिंसिपल
प्रिंसिपल्स थे वो पैसों के आगे झुकने वालों में से नहीं था। तभी एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि वाल्पो किंग ने कांटेक्ट किया है और वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है। इसके बाद दुनिया भर में न्यूज़पेपर्स पहुंच गए। अलाबास्ता के लोगों ने खबर पढ़ते ही हंगामा मचा दिया। वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी सेना भी शॉक में थी, खास तौर पर वो लोग जो साबो के करीब थे। सब पूरी तरह हिल गए थे। जाहिर था ये मौत की खबर कहीं न कहीं साबो से जुड़ी हुई थी। दूसरी ओर हैचिनोसु के किसी इलाके में एक आदमी को कोबी का फोन आता है। सीन बदलता है और फोन उठाने वाला इंसान निकलता है एक्स ड्रेक। असल में वो नेवी का अंडरकवर एजेंट था। कोबी उसे दुनिया की मौजूदा हालत बताता है। जवाब में ड्रेक उसे एक और शॉकिंग बात बताता है। बिग मॉम और काइदो एक अलायंस बना चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, उसने ये भी पता लगाया था कि हैचिनोसु किसी तरह की डील विश्व सरकार के साथ कर रहा है। इधर कोबी खुद अमेजन लिली की तरफ जा रहा था। उसका मिशन था बोआ हैनकॉक को गिरफ्तार करना। अब सवाल ये था कि आखिर बोआ हैनकॉक को पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। यही था दुनिया को हिला देने वाला दूसरा बड़ा फैसला। विश्व सम्मेलन में अलाबास्ता के राजा और ड्रेसरोसा के राजा खड़े हुए और शिचिबुकाई सिस्टम को खत्म करने का प्रपोजल रखा। आखिरकार ये प्रपोजल पास हो गया। इसके बाद नेवी ने पूर्व शिचिबुकाई के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। लेकिन ये लोग कोई मामूली नहीं थे। नेवी ने इनके साथ अलायंस बनाया ही इसलिए था क्योंकि ये बेहद ताकतवर थे। नतीजा ये हुआ कि दुनिया का बैलेंस एक बार फिर पूरी तरह बिगड़ गया। इसी दौरान नेवी हेडक्वार्टर में अकाइनु फुजितोरा से फोन पर बात कर रहा था। अकाइनु के मन में गुस्सा साफ झलक रहा था। दुनिया में फैली केओस तो एक तरफ, लेकिन बिग मॉम और काइदो का अलायंस सबसे बड़ी चिंता थी। क्या इसका मतलब ये था कि रॉक्स एक बार फिर लौट सकता है? और आखिर रॉक्स क्या था? इसका जवाब नेवी हेडक्वार्टर के अंदर छुपा हुआ था। नेवी हेडक्वार्टर के अंदर पूर्व फ्लीट एडमिरल सेंगोकू नेवी के जवानों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे। रॉक्स असल में कभी पूरे समंदर में तहलका मचाने वाले रॉक्स पायरेट्स का कप्तान था। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, हाचिनोसु की, यानी वही आइलैंड जिस पर आज ब्लैकबियर्ड का कब्जा है। ये पायरेट्स सिर्फ पैसे के लिए जीते थे। इन्होंने एक पायरेट ग्रुप बनाया था और ये लोग बेहद ब्रूटल थे। जहाज पर क्रूमेट्स का आपस में एक दूसरे को मार देना कोई नई बात नहीं थी। इस पूरे क्रू का लीडर था रॉक्स और इसी जहाज पर यंग व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम और काइदो भी मौजूद थे। यानी एक ही जहाज पर 3 फ्यूचर समुद्री सम्राट। इनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। सिर्फ यही नहीं, इस क्रू में कई और लेजेंडरी पायरेट्स भी थे, जैसे गोल्डन लायन शिकी, कैप्टन जॉन और वांग जी। लेकिन रॉक्स की एम्बिशन सिर्फ पायरेट बनने तक सीमित नहीं थी। वो खुद को दुनिया का राजा बनाना चाहता था। उनका ग्रुप एक आतंकवादी संगठन जैसा था। इसी वजह से विश्व सरकार ने कई सच्चाइयों को दबा दिया। सब कुछ बदलने वाला मोमेंट आया। 38 साल पहले गॉड वैली में जिस राक्षस को कोई रोक नहीं पा रहा था, उसे आखिरकार नेवी के वाइस एडमिरल गार्प ने हरा दिया। इसके बाद गार्प को हीरो के तौर पर पेश किया गया। लेकिन गार्प खुद इस बात को पब्लिक करना नहीं चाहता था, क्योंकि उस लड़ाई में उसने एक पायरेट के साथ मिलकर फाइट की थी और साथ ही एक सेलेस्टियल ड्रैगन की रक्षा भी की थी। हालांकि सेलेस्टियल ड्रैगन की रक्षा करना नेवी की ड्यूटी है, लेकिन ये बात गार्प के अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ थी। यही वजह थी कि गार्प कभी भी एडमिरल नहीं बनना चाहता था, क्योंकि एडमिरल बनने का मतलब था सीधे सेलेस्टियल ड्रैगन के अंडर काम करना। सच्चाई ये थी कि गॉड वैली में सेलेस्टियल ड्रैगन और उनके स्लेव्स को बचाने के लिए आखिरकार गार्प और रोजर ने मिलकर रॉक्स पायरेट्स को हराया था। यही है नेवी के अंदर छुपी हुई गॉड वैली घटना। और आज के समय में गॉड वैली को पूरी तरह मैप से मिटा दिया गया है, यहाँ तक कि उसके रूइंस तक मौजूद नहीं है। इसके अलावा रॉक्स का पूरा नाम था रॉक्स डी जेबेक, यानी वो भी डी कबीले से था। इतना बताने के बाद सेंगोकू ने पूछा कि बिग मॉम और बाकी का बाउंटी कितना है। तभी एक ऑफिसर ने मौजूदा 4 सम्राटों की बाउंटी रिपोर्ट दी। ब्लैकबेर्ड 22 अरब 4,760 लाख बेरी, रेड हेयर शैंक्स 40 अरब 4,980 लाख बेरी, बिग मॉम 43 अरब 8,800 लाख बेरी, काइदो 46 अरब 1,110 लाख बेरी। और उस वक्त काइदो और बिग मॉम नॉन एफिलिएटेड कंट्री वानो कूनी में मौजूद थे। तभी अचानक अकाइनु अंदर आया। उसने कहा कि अभी वहाँ भेजने के लिए नेवी के पास एक्स्ट्रा फोर्सेज नहीं है। ये सुनकर सेंगोकू उठे और बाहर जाने लगे। उन्होंने कहा कि वो बस इन नए रिक्रूट्स को थोड़ा एक्सपीरियंस समझा रहे थे। जाते जाते सेंगोकू ने शांति से कहा कि वानो कूनी में एक ऐसा पायरेट है जिसे व्हाइट बियर्ड, रोजर और रेड हेयर तीनों ने पसंद किया था। ये सुनते ही आसपास मौजूद सब लोग समझ गए सेंगोकू कोजुकी ओडेन की बात कर रहे थे। ओडेन रोजर के साथ जाने के बाद उस आखिरी जगह तक पहुंचा था। हालांकि इस पूरे मामले में ओडेन का कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन चाहे अब हो या पहले, जो बड़े बड़े लोग दुनिया को हिला देते हैं, किसी न किसी तरह हमेशा वानो कूनी
कुनी से जुड़े क्यों रहते हैं? मुझे तो ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। ये कहते ही सेंगोकू कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दूर वानो कुनी में मेपल के पत्ते हवा में लहरा रहे थे। चारों तरफ संगीत गूंज रहा था। हाकुबुकु के तोरीबु गान पर ओरोची के जहाज पूरी तरह तैयार खड़े थे और इसी के साथ वानो कुनी तीसरा अंक आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। ओरोची और उसके आदमी सब जहाज पर सवार हो चुके थे क्योंकि साल में एक बार आने वाली फायर फेस्टिवल नाइट के लिए वानो कुनी की दो सबसे बड़ी ताकतें ओनिगाशिमा में इकट्ठा होने वाली थी, जहां एक भव्य दावत होने वाली थी। अब रात हो चुकी थी। फ्लावर कैपिटल पूरी तरह रोशनी और शोर से भरा हुआ था। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी और हवा में खूबसूरत फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही थी। सब कुछ देखने में बेहद शांत और सुंदर लग रहा था। लेकिन वानो कुनी में मौसम हर इलाके के हिसाब से बदलता है। हर रीजन का सीजन दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। किनेमोन के तय किए गए नए मीटिंग पॉइंट पर टोकोयागी पोर्ट में इस वक्त तेज बारिश और आंधी चल रही थी। काले बादल ऐसे छाए थे जैसे शहर पर टूट पड़ेंगे। पूरा माहौल बेहद भारी और अशुभ लग रहा था। इसी समय किनेमोन जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा क्योंकि तय किया हुआ दिन आ चुका था। लेकिन वहाँ एक भी जहाज मौजूद नहीं था। नहीं, सिर्फ जहाज ही नहीं, वहाँ तो कोई भी नहीं था। किनेमोन ने छोटे डेंडेन मुशी को कसकर पकड़ा और अपने साथियों से आने की गुहार लगाने लगा। वो पूरी तरह निराशा में डूब चुका था। चाहे वो कितनी भी बार पुकारे, डेंडेन मुशी से कोई जवाब नहीं आया। अब चलो समय को 2 दिन पीछे ले चलते हैं। उस वक्त किनेमोन पूरे जोश में था क्योंकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। हर इंसान योजना के मुताबिक अपना अपना काम कर रहा था। सब कुछ बेहद ऑर्डरली और कोऑर्डिनेटेड लग रहा था और सबके अंदर लड़ने का जज्बा साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि तारीख भी सोच समझ कर चुनी गई थी क्योंकि फाइनल बैटल की रात पूर्णिमा थी, जिससे मिंग जनजाति अपनी पूरी ताकत दिखा सकती थी। यहाँ तक कि जिन लोगों की तलवारें टूट चुकी थी उन्हें भी उशिमित्सु कोजो यानी उशिमित्सु कोजो की तरफ से पैसा भेजा गया था। लेकिन एक सेकंड, उशिमित्सु कोजो तो ह्योरो नो यासुई था, है ना? इस सच्चाई का जवाब अभी साफ नहीं था। लेकिन इसी बीच अमीगासा विलेज में कुछ बेहद बुरा हो गया। वहाँ का विलेज हेड होल्डम गुस्से में ग्रामीणों से सवाल कर रहा था। वो पूछ रहा था कि खेतों से चोरी हुआ खाना क्या उन्हीं लोगों ने लिया है? जैसे ही होल्डम अपना गुस्सा निकालने वाला था, ओत्सुरु खड़ी हुई और बोली, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन प्लीज गाँव वालों को कोई नुकसान मत पहुँचाना। इस वक्त ओत्सुरु के दिल में भी काफी उलझन थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये काम किनेमोन का ही है। आखिर किकुनोजो पहले ही सामने आ चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि किनेमोन और उसके साथी वापस लौट चुके हैं। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो होल्डम को दूसरी तरफ ले जाएगी ताकि किनेमोन और उसके साथियों को सुरक्षित रखा जा सके। तभी गांव के सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। वो नहीं चाहते थे कि ओत्सुरु अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाए। आखिरकार उन्होंने कहा, हम तो पहले ही भरपेट खाना खा चुके हैं, यही है, बस यही, अब मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। किनेमोन फिर से खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बेहद जबरदस्त गुस्सा। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ था, उसके साथी इकट्ठा क्यों नहीं हो पाए? असल वजह बहुत सीधी थी। ओरोची पहले ही इस पूरी योजना की जानकारी हासिल कर चुका था, इसीलिए उसने अपने आदमियों को भेजा। सबसे पहले थाउजेंड सनी को उड़ा दिया गया। इसके बाद हर इलाके को जोड़ने वाले नदी के पुल तोड़ दिए गए। यहाँ तक कि विद्रोही सेना की सारी नावें भी पूरी तरह नष्ट कर दी गई। इस तरह टोकोयागी पोर्ट तक जाने वाले सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए। इधर किनेमोन ने आखिरकार एक फैसला कर लिया। वो तय कर चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगा।